उत्तर प्रदेश के संभल जिले में डीएम और एसपी ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया। बिजली विभाग की टीम के साथ डीएम राजेंद्र पेसिया और एसपी के बिश्नोई खुद संभल की गलियों में जाकर बिजली चोरी की चेकिंग करते दिखे और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते नजर आए। डीएम और एसपी की अगुवाई में बिजली विभाग की टीम ने संभल के राय सत्ती, नखासा और सराय तरीन इलाके में घरों, दुकानों और कारखानों की जांच की। इस दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़े जाने का दावा किया गया। यहाँ पर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि लोगों ने दरवाज़ा अंदर से बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि इस घर में बिजली चोरी की शिकायत मिली थी। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर भाग गए तो कुछ लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे ही एक घर पर जब छापा मारा गया तो घर के अंदर से दरवाजा खोला ही नहीं गया। हालांकि बिजली विभाग के साथ पहुंची पुलिस टीम ने बिजली चोरी करने वाले उस घर का दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद प्रशासन के अफसरों के साथ बिजली विभाग की टीम अंदर घुस गई और मीडिया के कैमरों के सामने बिजली चोरी पकड़ी। वहां चल रही बिजली चोरी को देखकर सभी दंग रह गए। 4 मंजिला घर है और बहुत बड़ा है, लगभग 550 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है और ये यहाँ का टिपिकल जो मोडस ऑपरेंडी रहता है। ये 3 फेज कनेक्शन ले रखा है और बिजली का मीटर भी नहीं है। एसपी के बिश्नोई ने बताया कि 4 मंजिला इमारत से कुछ महीने पहले बिजली चोरी के आरोप में सरकारी मीटर निकाला गया था। एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वहां कटिया लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। कई किलोवाट की चोरी है प्रतिदिन इनके द्वारा की जा रही है और कोई किसी प्रकार का सहयोग भी पुलिस के साथ में नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। छापेमारी के दौरान उस घर के अंदर बड़े बड़े फ्रिज और बिजली से चलने वाले दूसरे उपकरण रखे मिले, क्योंकि बिजली विभाग ने बताया कि घर के अंदर चोरी छिपे बिजली चोरी करके डेयरी का काम किया जा रहा था। यानी 4 मंजिला इमारत में चोरी की बिजली का इस्तेमाल करके डेयरी का कारोबार चलाया जा रहा था। बिजली विभाग ने बिजली के खंभे से घर तक लगाई गई केबल काटकर जब्त कर ली। इसके अलावा घर से बिजली के कुछ उपकरण भी बरामद किए गए। इस घर के अंदर जो 4 मंजिला बिल्डिंग है, यहाँ पर बिजली का मीटर पहले ही निकाला जा चुका है, ताकि क्योंकि इनके ऊपर चोरी के आरोप थे। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से केबल बरामद की है। इस केबल का इस्तेमाल बिजली चोरी के लिए किया जाता है। पुलिस ने बताया कि उस 4 मंजिला इमारत के अलावा कई ऐसे घर मिले जहां चोरी से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। कहीं ई रिक्शा का चार्जिंग स्टेशन बनवाया गया था तो कहीं कोई दूसरा कारोबार किया जा रहा था। क्योंकि संभल प्रशासन की छापेमारी के दौरान कई घरों और दुकानों में कटिया डालकर बिजली इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले। प्रशासन ने दावा किया संभल में बिजली चोरी की वजह से हर साल बिजली विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी वजह से डीएम राजेंद्र पेसिया और एसपी के बिश्नोई ने कड़कड़ाती ठंड में सुबह 4 बजे ही बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया और ये कार्रवाई सुबह उजाला होने तक चलती रही। जो है ना दूसरे मीटर से चला रहा है, ले ली। हाँ, क्या था? दूसरे घर पे लाइट जा रही है। कहाँ से? यार बिजली विभाग को ये बुलाया, मस्जिद से? आदमी चला ली। नहीं, ये मेरे वाले घर थे। छापेमारी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के लोकसभा क्षेत्र में आने वाले राय सत्ती और नखासा इलाकों से शुरू हुई। इस दौरान 30 से ज्यादा जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी जाने का दावा किया गया। सुबह सुबह प्रशासन के एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि आगे खोलते ही कई लोगों के घर के दरवाजों पर बिजली विभाग और पुलिस की टीम तैनात नजर आई। पुलिस वालों ने सुबह सुबह लोगों के घरों की कुंडियां खटखटाई और मकड़ी के जाले की तरह फैले तारों के जाल से बिजली चोरी के लिए लगाए गए तारों को तलाश कर उन्हें काटती दिखी। केवल 5 घंटे में 3 किलोमीटर के दायरे में 500 से ज्यादा घरों की जांच की गई। 50 से अधिक घरों में डीएम और एसपी ने खुद अंदर जाकर तलाशी ली। बिजली विभाग की टीम कई घरों की छतों पर बाहर से सीढ़ी लगाकर चढ़ गई। इस एरिया में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बिजली चोरी करी जा रही है। और ये देखिए, यहाँ पर एक बार फिर केबल यहाँ पर चेक की जा रही है बिजली विभाग के द्वारा कि किस एरिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस बड़े अभियान के लिए 12 टीमें बनाई गईं। इनमें एडीएम, एएसपी, एसडीएम, सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। 8 थानों की पुलिस, पीएसी, आरपीएफ और लेखपालों को तैनात किया गया। इधर दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लड़कों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति और उनके बेटे को सड़क पर घसीट कर पीट दिया। बताया गया कि एक जिम को लेकर उस व्यक्ति और हमला करने वाले उन लड़कों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन बात मारपीट तक पहुंच गई।
और वो लड़के उस व्यक्ति के बेटे को पीटते हुए घसीटकर सड़क तक ले आए। इस दौरान वो लड़के उसे गंदी गंदी गालियां देते सुनाई दिए और उसके विरोध करने पर वो उसके चेहरे पर लात घूंसे बरसाते दिखे। लेकिन हद तो तब हो गई जब मारपीट करने वालों में एक लड़के ने उसके कपड़े तक उतार दिए। वो उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा और वो उसे पीटते रहे। इस बीच वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद दिखे, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति के बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की और वो लड़के उसे पीटते हुए बीच सड़क तक ले आए। और लक्ष्मीनगर के बैंक एन्क्लेव इलाके में सरेआम हुई मारपीट की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन उन लड़कों ने पुलिस के सामने भी मारपीट की कोशिश की और पुलिसकर्मी उन्हें रोकते नजर आए। इस बीच उस लड़के ने उस व्यक्ति के बेटे को पकड़ा और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उसे गाली देते हुए पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे रोक दिया। राजेश गर्ग नाम के उस व्यक्ति और मारपीट करने वाले उन लड़कों के बीच एक जिम को लेकर विवाद हुआ। बताया गया कि उनके घर के बेसमेंट में वो जिम चलाया जा रहा था। राजेश गर्ग की पत्नी के मुताबिक राजेश गर्ग अपने घर के गेट पर खड़े थे, तभी वो लड़के वहां पहुंचे और उन्हें खींचकर बाहर ले गए। सर हम लोग बाहर खड़े हुए थे, सिर्फ अपने बेसमेंट के गेट पे सिर्फ खड़े हुए थे हम लोग। इतनी देर में एक लड़का आया, शुभम यादव, उसे मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। मैं अपने हस्बैंड को बचाने लगी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन आरोप लगा कि इस बीच उन लड़कों ने राजेश गर्ग की पत्नी के बाल खींचे और राजेश गर्ग को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, वो लड़के राजेश गर्ग के बेटे को जबरन खींचकर बाहर ले जाते नजर आए। इस दौरान वो खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा, लेकिन उन्होंने उसे बुरी तरह जकड़ लिया, उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए सड़क पर ले गए और वहां उसे जमकर पीटा। आरोप लगा उन लड़कों ने राजेश गर्ग को लोहे की रॉड से पीटा और उनके हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे डाली। तो ये नहीं समझ में आया, मैं तो चुपचाप बाहर खड़ा हुआ था। इन्होंने आते ही मेरे को धक्का दिया और नीचे गिरा दिया। ये पिंटू यादव का हमारे नीचे फिटनेस सेंटर है, उसे हमने इसे वो मतलब कि चलाने के लिए दिया था। लक्ष्मीनगर के बैंक एन्क्लेव इलाके में हुई मारपीट के बाद राजेश गर्ग और उनकी पत्नी ने इंसाफ की गुहार लगाई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। उधर दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने मामले में इन दोनों की भूमिका को अहम माना और इस वजह से उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि गुलफिशा फातिमा समेत केस के 5 और आरोपियों को जमानत मिल गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज की जिला जेल से 2 कैदी पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कैदियों ने दीवार बांधने के लिए कंबल को काटकर रस्सी बनाई और फरार हो गए। एक कैदी चोरी के आरोप में और दूसरा पॉक्सो एक्ट के आरोप में जेल में बंद था। दिल्ली में विधानसभा सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदूषण के मुद्दे पर रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम आतिशी समेत सभी नेता मास्क पहनकर पहुंचे और नारेबाजी की। इधर दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में कार की पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के दौरान 2 पक्षों में बहस हो गई। एक महिला 2 पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर 2 लड़कों से बहस करती दिखी। उन लड़कों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों और उस महिला ने अपनी 2 कारें उनके घर के सामने खड़ी कर दी थी और जब उन्होंने उस महिला और पुलिसकर्मियों से कारों को हटा लेने को कहा तो वो उनसे उलझ गए। झगड़ा मोदी नगर थाना क्षेत्र में बीते साल 21 दिसंबर को हुआ था, लेकिन उसका वीडियो करीब 15 दिन बाद सामने आया। वीडियो बना बताओ क्या बना बताओ बता। अरे नहीं वो भट्टे की माल क्यों बना? हाँ तो हो बना लो, हमें क्या लेना? तेरे घर की बना रही बना। अरे बना लो, फिर हमें क्या कर लोगे? ऐसे रोड तेरे बाप का नहीं है ये। तो ये मार्केट तुम्हारे बाप की नहीं है। और बवाल का वीडियो सामने आने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। मामला थाने तक पहुंच गया। सबूत के तौर पर वीडियो पेश किए गए। हंगामा पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था। दोनों पक्षों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। इस दौरान मुंद्रेश देवी नाम की वो महिला उन लड़कों पर बुरी तरह भड़कती दिखी।
रहे गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ? तो तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, क्या यहाँ कर गाड़ी रहे? लगा क्या रहे कर रहे? हो? क्यों कर रहे? अरे मैम मैंने तो बस गाड़ी क्यों लगा रहे हो हमारे यहाँ? अच्छी लगा कहीं रखी पे लगा लो, है, सड़क अच्छी पे लगा लगा रखी लो। है। तेरे बाप की तेरे रोड तेरे बाप हाँ, की मेरे नहीं बाप की है, मेरे चल बाप बुला, की है। चल बुला, किसको बुला रहा है? SHO को बुला, किसको बुला? चल बुला। हम ना बुला रहे किसी तो को बुला। भी। हमने हमारी अरे ना- बुला। अरे हम ना बुलाते किसी को अरे भी। बुलाना। बहस के दौरान मामला और ज्यादा उलझता चला गया और एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक पहुंच गया। बुढ़ाना इलाके के रहने वाले अभिषेक के मुताबिक वो अपने दोस्त शुभम के साथ घर पहुंचे तो देखा कि उनके गेट के बिल्कुल सामने 2 कारें खड़ी थी और एक गाड़ी में वो महिला और दोनों पुलिसकर्मी बैठे थे। अभिषेक और शुभम के मुताबिक जब उनसे कारों को वहां से हटा लेने को कहा गया तो पुलिस वालों ने उन्हें वर्दी का रौब दिखाने की कोशिश की थी। बहस के दौरान महिला ने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अरे हम तो अपने आप बात कर रहे अरे हैं। तो तू जाट है तो हम भी जाट हैं। अरे कुछ भी हो, कुछ भी है, कैसे कुछ भी हो? कुछ भी हो, हमें क्या कैसे मतलब? कुछ भी हो? हमारी उनसे बात है, तो हमारी बात नहीं है। गाड़ी हमारी नहीं, खड़ी है। औरतों से अरे बात नहीं औरतों करते। हम औरतों से बात हम नहीं करते, मत औरतों से कर, बात। कर। लेकिन बहस के दौरान गाली गलौज से मामला और ज्यादा उलझता चला गया। महिला के साथ बहस कर रहे दोनों लड़कों ने पुलिस वालों से बातचीत की कोशिश की और महिला को शांत रहने को कहते दिखे। झगड़े के दौरान महिला ने खुद को वकील बताया। इस पर अभिषेक के दोस्त शुभम ने भी उन्हें कानून का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। हमारे संविधान है, संविधान मुझे मत सिखाना, वकील हूँ मैं, मुझे तो संविधान हम मत भी सिखाना। सारे वकील है मेरे बेगर में। अरे मैं तो खुद वकील हूँ, तेरा वकील होगा कोई हुप्पा? ऊपर मैं नहीं तो है, खुद मेरे वकील तो हूँ। बाप भी वकील है, भाई भी वकील तो है। तेरे घर पे होंगे ना, मैं खुद हूँ। तो फिर क्या कर तेरे लोगे? घर पे होंगे तो क्या करो ना, फिर तू करो। क्या अलग संविधान सीखा? कर लो। इस दौरान एक पुलिसकर्मी दोनों पक्षों को शांत करवाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन ना तो वो महिला और ना ही वो दोनों लड़के पीछे हटने को तैयार दिखे। उन लड़कों ने आरोप लगाया कि बिना किसी गलती के महिला ने उनके साथ बदतमीजी की और पुलिस वालों ने थाने में बंद करने की धमकी दी। बल्कि मामला बढ़ने पर महिला के साथ बदसलूकी करने का झूठा आरोप लगाया। दरोगा जी, हम इनका कुछ नहीं बता सकते, बहुत बड़े लोग हैं। इनका कहना ऐसा बता है, दूं? ये महिला के साथ बदतमीजी कर सकते हैं। हमने क्या बदतमीजी कर दी? कर ले भाई, तो कुछ वीडियो बना ली, कुछ नहीं होने रोड पे तुम कैसे रोक? सीधी सी बात है। शराब तुम पी रहे हो, गाड़ी में तुमने लगा रखी है, सीधी सी अरे बात बोलने है। का तरीका गलत था। हाँ गलत है, गलत है, क्या कर लोगे? किस लिए? हमारी ड्रिंक हमारे करते यहाँ, हैं तो इसलिए अरे बोलते नहीं, हैं। तुम क्या कर रहे हो? किसका? ओए ओए मत करे, ओए ओए, ओए ओए, मत करे। यानी उन दोनों लड़कों की बहस वहां मौजूद पुलिस वालों से भी हो गई थी। करीब 20 मिनट तक वो महिला और दोनों पुलिसकर्मी उन दोनों लड़कों के साथ बहस करते रहे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। ये सर आए हैं, इन्होंने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है और इन्होंने यहाँ गाड़ी लगा रखी थी और हमने इनसे ये कहा है कि यहाँ से गाड़ी हटा लो और गाड़ी हटाने के लिए बस कहा है। और ये वाले सर आए हैं और इन्होंने उतरते ही जैकेट खोल के अपनी वर्दी दिखाई है। पूरी घटना का वीडियो शुभम ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया। हालांकि महिला और दोनों पुलिस वालों ने दावा किया कि गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुए झगड़े के दौरान अभिषेक नेहरा और उनके दोस्त शुभम ने पहले गाली गलौज शुरू की थी, जबकि अभिषेक और शुभम ने आरोप लगाया कि वो महिला और पुलिस वाले नशे की हालत में थे। बहस के दौरान वो महिला उन लड़कों की हैसियत पूछती दिखी, यहां तक कि उन्होंने वहीं पर खड़े खड़े 50 थार गाड़ियां खरीद लेने का रौब भी दिखाया। जाट की लड़की हो, कर बात। मैम आपको हाथ लगाया मैंने, ये सर क्या एलिगेशन लगा रहे हैं? जाटों वाली बात करना, कर बात। मैं जाट हूँ, मैं जाट हूँ। जाट हूँ और पैसों से तेरे से 10 गुना ज्यादा हूँ, भट्टे वाली हूँ। हाँ, बात कर। अरे मैं क्यों ना बराबर, तू क्या है? क्या है? चल जो तेरे से ऊपर पागे फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? चल ऐसी थार 50 खरीद दूंगी मैं खड़े खड़े। कभी क्या समझ रहा तू मुझे? तू समझ क्या रहा मुझे? गुस्से में अपना आपा खो चुकी वो महिला लगातार उन लड़कों पर चीखती चिल्लाती रही। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कई गांव वालों पर हमला करने वाले एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने धर दबोचा। बताया गया कि वो तेंदुआ खेत के बीच लगाए गए कटीले तार में फंस गया और गांव के लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी और वन विभाग की टीम के लोगों ने उस तेंदुए को चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग वहां एक बड़ी जाली लेकर खड़े नजर आए और इस दौरान बड़ी संख्या में गांव के लोग भी मौजूद रहे। इस बीच वो तेंदुआ फसल के बीच घुस गया और वो लोग उसके बाहर निकलने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में कई घंटों तक वन विभाग की टीम और गांव के लोग उस तेंदुए को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। इस दौरान वो सरसों के खेत में इधर उधर भागता रहा और बताया गया कि उसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने पिंजरे भी लगाए, लेकिन जब वो तेंदुआ पिंजरे में नहीं फंसा तो उसे
ट्रैंकुलाइजर की मदद से बेहोश कर दिया गया और वन विभाग की टीम को उसे पकड़ने में 6 घंटे लग गए। इसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में कुछ दिनों पहले वो तेंदुआ दाखिल हुआ था। उसने खेत में काम कर रहे कुछ लोगों पर हमला कर दिया था और उन लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई थी। बताया गया उसे पकड़ने के लिए हापुड़ के अलावा मेरठ और दिल्ली से अलग अलग टीमों को बुलाया गया और आखिरकार वो टीमें उसे पकड़ने में कामयाब हुई। गया था, उसका हम लोगों ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। अब इसकी मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच होने के बाद यदि तेंदुआ जो है स्वस्थ पाया जाता है तो इसको हम लोग प्राकृतिक आवास में सफलतापूर्वक इसका छोड़ देंगे हम लोग। बताया गया वहां खेत में उस तेंदुए को पकड़ने के दौरान वो घायल हो गया और वन विभाग की टीम के लोग इलाज के लिए उसे अपने साथ आगरा लेकर गए। इधर यूपी सरकार ने सिपाहियों की भर्ती के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्र की सीमा में छूट देने की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 32,000 से ज्यादा पदों पर सिपाहियों की भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। सरकार ने अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में गहनों की एक दुकान में लगातार हो रही चोरियों से परेशान होकर कारोबारियों ने महिलाओं के नकाब पहनकर दुकान में आने पर रोक लगा दी। बाकायदा कारोबारियों की तरफ से दुकान के बाहर पोस्टर भी चिपकाए गए। आप जो है कृपया मुंह ढक के न लेकर के मुंह खोल करके हमारे यहाँ सामान ले। दमन के डाभेल इलाके में आसपास बनी 2 पैकेजिंग कंपनियों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गईं। कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझाई जा सकी, लेकिन तब तक काफी नुकसान होने की खबर मिली। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की वजह से वो युवक घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। उधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में दक्षिण कोरिया के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। वो महिला उस व्यक्ति की प्रेमिका बताई गई। पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति की हत्या की गई वो मणिपुर की रहने वाली उस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे और आरोप लगा कि उस महिला ने ही गुस्से में आकर उस व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक वो व्यक्ति शराब पीकर अपनी प्रेमिका से अक्सर झगड़ा करते थे। घर में भी शराब पी थी और किसी और बात को भी लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ। मारपीट की नौबत आई। महिला के हाथ में चाकू है और उसने जो उससे वार कर दिया। हैरान कर देने वाला यह मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके का रहा। पुलिस के मुताबिक उसे अस्पताल ने दक्षिण कोरिया के रहने वाले उस व्यक्ति की मौत की जानकारी दी थी और खबर मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि मौत की वजह पता चल सके। और पुलिस ने उस फ्लैट की तलाशी ली जहां वो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ रहते थे ताकि हत्या से जुड़े सबूत खंगाले जा सकें। पुलिस के मुताबिक दक्षिण कोरिया के रहने वाले वो व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। एक महिला जो मणिपुर की रहने वाले हैं उनके साथ लगभग 2 वर्षों से लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि उस महिला ने ही चाकू मारकर उनकी हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोपियों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनकी कॉलोनी में कई जमीनों पर कब्जा कर लिया और उन लोगों ने कब्जे का विरोध जताते हुए सड़क किनारे जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ लोग अलग अलग तरह के राक्षसों वाले मुखौटे पहने नजर आए। वो लाल, पीले और काले मुखौटे पहने दिखे। इस दौरान जोरदार ढोल नगाड़े भी बजते रहे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर राक्षस जैसे भूमाफिया को भगाने की कोशिश की। इसके अलावा प्रशासन को भी जगाने की कोशिश की गई ताकि भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उन लोगों ने आरोप लगाया कि कब्जे की शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया, इसीलिए वो अनोखे तरीके से प्रदर्शन करने निकल पड़े और आरोपियों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। वो अपने हाथों में तरह तरह के पोस्टर लहराते दिखे। इस दौरान राक्षसों वाला मुखौटा पहने लोगों ने भी पोस्टर लेकर विरोध जताया। उनके पोस्टरों पर लिखा दिखा कि मेरी भूख बंजर जमीन पर कब्जा करके ही शांत होती। उन लोगों ने आरोपियों पर पार्क समेत कई जमीनों पर कब्जे करने का आरोप लगाया और धीरे धीरे गांधीनगर के सारे पार्क, बंजर, कम्युनिटी सेंटर सबको
कब्जा करके बेचने का काम कर रही है। हैरान कर देने वाला मामला वाराणसी की साकेत नगर कॉलोनी का रहा। वहां प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गोलीबारी करने के 3 आरोपी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लग गए। हरियाणा के रहने वाले तीनों आरोपी फ्रैक्चर गैंग नाम के गिरोह के सदस्य बताए गए, जो मामूली बात पर लोगों की हड्डियां तोड़ देते थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने 2 अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ गोलीबारी की और इसके बाद यूपी पुलिस ने उन आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़ते दिखे। इससे पहले ये आरोपी एक मकान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए थे। पुलिस के मुताबिक उन आरोपियों ने हरियाणा के एक पब में भी गोलीबारी की धमकी दी थी। फ्रैक्चर गैंग के नाम से इनका एक पब है जो गुड़गांव में है, उसमें फ्रैक्चर गैंग के नाम से ये अपनी प्रचार भी वहाँ पे कर रहे थे। हालांकि काफी दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इसके अलावा गोलीबारी में इस्तेमाल हुए हथियार भी बरामद किए। इधर बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने बांग्लादेश के नंबरों से धमकी भरी कॉल आने का दावा किया। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को बांग्लादेश के नंबरों से धमकी भरे कॉल आने का दावा किया गया। जानकारी मिली कि उन्हें कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। संगीत सोम ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में शामिल करने पर विरोध जताया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक तांत्रिक पर आरोप लगा कि उन्होंने इलाज के नाम पर एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया। इसके अलावा उस लड़की के परिवार वालों से 3 लाख रुपए की ठगी भी करने का आरोप लगाया गया। राजस्थान के बाड़मेर में एक वकील को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे 40 लाख रुपए की मांग करने के आरोप में एक लड़की और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल की रहने वाली उस लड़की पर आरोप लगा कि उसने वकील का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उन्हें झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गो हत्या का आरोप लगाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हुसैनगंज थाना क्षेत्र में से गोवंश के अवशेष मिलने का दावा किया और गो हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और अपनी मांग को लेकर वो लोग सड़क पर उतर आए। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से तीखी बहस हो गई, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर हुसैनगंज थाना क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए जैम लगा दिया। ये उठा के यहाँ ला सकते हो और बता नहीं सकते हो। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें एक कुएं से गोवंश के कुछ अवशेष मिले और इसके बाद उन्होंने गो हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उधर महाराष्ट्र के पालघर के वसई में एक लड़के पर आरोप लगा कि उसने एक नाबालिग लड़की की ऑनलाइन बोली लगाई। उस लड़की के मुताबिक 6 महीने पहले उसकी और उस आरोपी लड़के की दोस्ती हुई। इसके बाद वो बहला फुसलाकर उसे अपने घर मध्य प्रदेश ले गया और आरोप लगा कि वहां उसने उस लड़की का शोषण किया। इस लड़की के मुताबिक जान बचाकर किसी तरह वो अपने घर आ गई। इसके बाद उस लड़के ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी फैमिली के पास फोटो भेज रहा है, मेरी फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा है और कह रहा है पब्लिक ऐप पे डाल दूंगा। उस लड़की ने आरोपी लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लड़के की तलाश तेज कर दी, क्योंकि आरोप लगा कि उस लड़के ने उस लड़की की कई अश्लील फोटो ली और वीडियो भी बनाए। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट बनाया और उस लड़की के सारे फोटो अपलोड कर दिए। आरोप तो यह भी लगा कि उस लड़के ने उस लड़की की फोटो अपलोड कर उसकी ऑनलाइन बोली भी लगाई। लड़की ने बताया कि आरोपी लड़के ने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी अश्लील फोटो के साथ एक रेट चार्ज डाला और उसकी कीमत लगाई। आरोपी ने उस लड़की का मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसकी वजह से उसके पास कई फोन भी आए। इसकी वजह से वो लड़की काफी परेशान हो गई और भागकर अपने घर आ गई। इसके बाद उसने अपने परिवार वालों को पूरी कहानी बताई। लड़की के मुताबिक मध्य प्रदेश में रहने के दौरान वो लड़का उस नाबालिग लड़की को कमरे में बंद रखता था और आरोप लगा कि इस दौरान वो लगातार उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता था। जबरदस्ती करता था धर्म चेंज करने के लिए। मैं मना करती थी तो फिर मारता था हमेशा और मीट उठ खाने के लिए जबरदस्ती करता था, उसके लिए भी मारपीट करता था हमेशा। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक
आरोपी लड़के की लोकेशन का पता लगा लिया गया। इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई। एक्यूज का लोकेशन भी मिला है एंड वी हैव ऑलरेडी सेंड द टीम टू अरेस्ट हिम। पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने भरोसा दिया कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा। इसके बाद पूछताछ कर उसे जेल भेजा जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक कुत्ते से अपने भाई को बचाने के लिए एक लड़की ने जान दांव पर लगा दी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अपने भाई को बचाने के लिए 8 साल की एक बच्ची एक आवारा कुत्ते से भिड़ गई। आवारा कुत्ते ने उस बच्ची और उसके भाई पर हमला कर दिया था। इसके बाद उस बच्ची ने हिम्मत दिखाई और अपने भाई को बचाया। राजस्थान के अलवर में जिला अस्पताल में छत का प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि बाथरूम के अंदर छत का प्लास्टर गिरा और गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड और जनरल वार्ड में मरीजों से मिलकर इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली। बाहर से दवा लिखे जाने की शिकायत पर अधिकारियों ने डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चांदी लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक चांदी के गहनों से भरा एक ट्रक हाईवे से जा रहा था। इस दौरान उन गहनों के कुछ टुकड़े हाईवे पर गिर गए और इसके बाद तो लोग सड़क पर टूट पड़े। उन्होंने चांदी के टुकड़ों को बटोरना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि हाईवे पर लंबा जाम लग गया। लोग गाड़ियां रोक रोक कर चांदी लूटने में लग गए। बताया गया कि एक ट्रक में चांदी के पुराने गहनों को गलाने के लिए भेजा जा रहा था। रास्ते में उन गहनों के कुछ टुकड़े सड़क पर बिखर गए। इस बात का अंदाजा उस ट्रक के ड्राइवर को भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर चमचमाती चांदी पर पड़ी, वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों के हाथ जितनी चांदी आई वो उतनी लूट कर भाग गए। इधर महाराष्ट्र के अकोला में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा में बेकाबू हुई भीड़ पर सुरक्षा बल के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। अकोला के जुल्फिकार मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की सभा का आयोजन किया गया। इसी बीच वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और इसके बाद तो हालात बेकाबू हो गए। वहां से भीड़ को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने सख्ती बरती। अकोला के जुल्फिकार मैदान में बड़ी संख्या में मौजूद लोग भागते दिखाई दिए और उनके पीछे सुरक्षा बल के जवान भी दौड़ पड़े। इस दौरान जवान उन पर लाठियां बरसाते नजर आए, लेकिन उनमें कुछ लोग नीचे बैठ गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी जवानों ने वहां मौजूद एक एक लड़के को पकड़ा और उन्हें खींचकर बाहर ले जाते दिखे। लेकिन लाठीचार्ज से पहले काफी देर तक उन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई, क्योंकि उन लोगों ने सभा में भाषण के दौरान मंच पर जाने की कोशिश की और भीड़ को रोकने के लिए मंच पर मौजूद AIMIM के कार्यकर्ताओं ने अनाउंसमेंट की। भूल गया है भाई, बिल्कुल आप करीब ना है, करंट लगेगा, परार का वायर भूल गया है, यहाँ पे अल्लाह के वास्ते डर मत भाई। मेहरबानी पीछे खड़े। उन्होंने अनाउंसमेंट के जरिए मंच से दूरी बनाकर खड़े रहने की अपील की, लेकिन अपील के बावजूद लोग मंच की तरफ भागते नजर आए। वहां मंच से कुछ दूरी पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया गया और भाषण के बीच भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। लोग बैरिकेड को फांदकर मंच के नजदीक जाते दिखे और वहां पहुंचने के लिए लोगों के बीच होड़ लग गई। मैं अपने लिए नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं आया हूं आपके इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए। इस दौरान वहां AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भाषण चल रहा था, लेकिन भाषण के बीच हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बल के जवानों को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ गया। बताया गया कि सभा में तय से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच गए थे और सभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी से मिलने के लिए लोग मंच की तरफ जाने लगे। ऐसे में उन्हें संभालना सुरक्षा बल के जवानों के लिए काफी मुश्किल हो गया। अकोला के जुल्फिकार मैदान में मची भगदड़ के बाद वहां लोगों की चप्पलें, जूते बिखरे हुए दिखाई दिए। आरोप लगा बेकाबू भीड़ ने वहां रखी गई कई कुर्सियों को तोड़ दिया। वहां कारपेट पर कई कुर्सियां टूटी हुई नजर आईं। आरोप लगा मंच की तरफ जाने के दौरान मंच के पास लगाए गए कई बैरिकेड भी लोगों ने गिरा दिए। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में चंदन हॉस्पिटल नाम के प्राइवेट अस्पताल पर इलाज के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया। एक मरीज के परिवार ने आरोप लगाया कि वहां 2 घंटे इलाज के लिए 80,000 रुपए का बिल बनाया गया। और तो और मरीज की मौत के बाद पैसे नहीं देने पर अस्पताल ने शव देने से इनकार कर दिया। बाद में शव दिलवाने के लिए पुलिस को दखल देना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं देने पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज का शव उनके परिवार को देने से मना कर दिया।
पुलिस के मुताबिक उस मरीज को गंभीर हालत में अल्मोड़ा से हल्द्वानी के चंदन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। दावा किया गया अस्पताल ने सिर्फ 2 घंटे इलाज करने के लिए 80,000 रुपए का बिल बना दिया और उसके बाद उस पेशेंट को और उस पेशेंट के जो अटेंडर्स को इतना टॉर्चर किया गया था, 80,000 रुपए का बिल बनाया मात्र 2 घंटे में। पुलिस के मुताबिक शव लेने के लिए मरीज के परिवार ने अस्पताल को 57,000 रुपए भी दिए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें शव नहीं दिया गया। इसके बाद मरीज के परिवार वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बाद में पुलिस के दखल देने के बाद अस्पताल ने शव परिवार वालों को सौंपा। इधर हरियाणा के नूह के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भयंकर हादसा हो गया। वहां एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के वक्त उस गाड़ी में 5 लोग सवार थे और उनकी चीख पुकार सुनकर कई लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो गाड़ी धूल के गुबार से घिरी हुई थी। वो लोग उस गाड़ी तक पहुंचे और उसमें फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। गाड़ी में फंसे लोग बुरी तरह डरे हुए दिखाई दिए। चोट दर्द न लगी। मम्मी की चोट लगी है। कोई नहीं। उन लोगों ने कड़ी मशक्कत कर उन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। वो गाड़ी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर जा रही थी, तभी अचानक टायर फट जाने की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई और यह हादसा हो गया। उधर दिल्ली सरकार ने पुरानी पेट्रोल डीजल कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए सब्सिडी देने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली सरकार अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत पुरानी पेट्रोल डीजल कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए सब्सिडी देगी। सरकार का मकसद इस योजना के जरिए दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 20 साल के एक लड़के की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से हड़कंप मच गया। ऑपरेशन में डॉक्टरों को उस लड़के के गर्दन से मांझे का टुकड़ा मिला। इसके बाद उसकी गर्दन में 10 टांके लगाए गए। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मानसिक रूप से बीमार एक महिला को पुलिस अपने साथ ले गई। आरोप लगा कि शाहपुरा थाना क्षेत्र में उस महिला ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और इससे परेशान होकर वहां रहने वाले लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने से हुई मौतों के बाद वहां रहने वाले कर्ज लेकर आरओ लगवाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी खबरें आई ताकि उन्हें पीने के लिए साफ पानी मिल सके, क्योंकि दावा किया गया कि इंदौर नगर निगम की तरफ से भरोसा दिए जाने के बाद भी वहां पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा और उसी वजह से वहां रहने वाले लोग बाहर से पानी खरीदने को मजबूर हो गए। लोगों ने दावा किया कि इंदौर नगर निगम ने उन्हें साफ पानी देने का वादा किया था, लेकिन इसके बाद भी उनके घरों में साफ पानी की सप्लाई नहीं हो रही। हालात ये हो गए कि वहां रहने वाले लोग कर्ज लेकर गंदे पानी को साफ करने के लिए आरओ लगवाने में जुट गए। ऐसा दावा किया गया। कुछ भी करके लगवाएंगे। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी जो आरओ लगवाने वाले अब क्या करो, पैसा नहीं है तो लेंगे कहीं ना रकम वकम रखेंगे ये करके और वो आरओ लगवाएंगे। इसी तरह न्यूज 18 की टीम से बातचीत के दौरान इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में रहने वाले दूसरे लोगों ने भी मजबूरी में आरओ लगवाने की बात दोहराई। पास तो कहीं से लेंगे, कर्जा वर्जा लेंगे, उससे लाएंगे। मतलब आरओ भी अब आप लोग कर्जा लेके खरीदेंगे? जरूरत है आरओ की, बहुत ज्यादा जरूरत है ना भैया। गंदा पानी पीने से हुई मौतों के बाद वहां रहने वाले लोग बुरी तरह डरे सहमे नजर आए। इस दौरान लोगों ने साफ पानी नहीं मिलने पर इंदौर नगर निगम पर सवाल उठाए और इस सबके बीच इंदौर के भागीरथपुरा में आयुष्मान केंद्र के पास खुदाई के दौरान सीवर की पाइपलाइन में लीकेज का नया पॉइंट मिलने का दावा किया गया। जिस जगह लीकेज मिली ठीक उसी के पास से पीने के पानी की पाइपलाइन गुजरती नजर आई और इसी वजह से आशंका जताई गई कि सीवर का गंदा पानी पीने के पानी की पाइपलाइन में मिल गया था और फिर वही पानी लोगों के घरों में पहुंच गया था। ये वो सेकंड पॉइंट है जहां से पानी जो है दूषित हुआ, यानी ये वो लीकेज है जहां से गंदा पानी जो है साफ पानी में मिला और लोगों के घरों तक पहुंचा। हालांकि इंदौर नगर निगम की तरफ से इस नई लीकेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन लीकेज का पता लगने के बाद पूरे इलाके में खुदाई शुरू कर दी गई। जो सीवरेज है उसकी जो लाइन है वो नई डाली जा रही है, नर्मदा की पाइपलाइन जो है वो भी चेंज करने का काम चल रहा है और पूरे भागीरथपुरा में इस वक्त खुदाई का काम चल रहा है। जिस जगह सीवर की पाइपलाइन में लीकेज मिली, जमीन के नीचे ठीक उसी जगह से पीने के पानी की पाइपलाइन गुजरने का दावा किया गया।
इसीलिए लीकेज की वजह से पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवर का गंदा पानी मिलने की आशंका जताई गई। दावा किया गया कि उसी वजह से इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में कोहराम मच गया था, क्योंकि गंदा पानी पीने से वहां कई लोगों की जान चली गई थी। बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए थे। इसका पता चलने पर देश के सबसे साफ शहर कहे जाने वाले इंदौर में हाहाकार मच गया था। इसके बाद इंदौर नगर निगम की कई टीमें यह पता लगाने में जुट गईं कि सीवर का गंदा पानी किस जगह पर पीने के पानी की पाइपलाइन में मिला। पहला लीकेज पॉइंट भागीरथपुरा इलाके में मौजूद पुलिस चौकी के पीछे शौचालय के नीचे मिला था। यही वो पहला पॉइंट जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया कि लीकेज यहीं पर था। भागीरथपुरा पुलिस चौकी का ऊपर टॉयलेट, और ये कहा गया कि उसी टॉयलेट का पानी नीचे गिर रहा था। लेकिन भागीरथपुरा में आयुष्मान केंद्र के पास दूसरा लीकेज पॉइंट मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम की टीम ने पाइपलाइन के पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी और देश के सबसे साफ शहर कहे जाने वाले इंदौर में दूषित पानी पीने से मध्य प्रदेश के धार के रहने वाले ओम प्रकाश शर्मा नाम के व्यक्ति की मौत होने का दावा किया गया। वो हेड कांस्टेबल के पद से रिटायर हो चुके थे और इंदौर के राजेंद्र नगर में रहने वाले अपने बेटे से मिलने गए थे और परिवार ने दावा किया कि इंदौर में रहने के दौरान वो नंदानगर इलाके में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे। परिवार के मुताबिक रिश्तेदार के घर पर उन्होंने गंदा पानी पिया था, उसकी वजह से वो बीमार हो गए। उन्हें भी दस्त और उल्टियों की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मैं इंदौर में ही रहता हूँ और मेरे फादर जो है बाहर रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे फादर वहीं पे मेरे साथ ही थे। कुछ दिन तक उनकी हालत ठीक रही, इलाज से उनकी हालत में सुधार भी हुआ था, लेकिन एक रोज पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी जान चली गई और उनकी मौत के बाद उनके परिवार में हाहाकार मच गया। इसके बाद उनके शव को इंदौर से उनके घर धार लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इस दौरान उनके बेटे ने इंदौर प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता का आधार कार्ड धार का था, उसी वजह से उन्हें पीड़ितों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। मतलब इंदौर में जिन लोगों की गंदा पानी पीने से मौत हुई उनमें ओम प्रकाश शर्मा का नाम शामिल ही नहीं किया गया। अगर आपके सारे लक्षण सेम है, अगर उसी समय में आपको भी संक्रमण हुआ है, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड वहाँ का नहीं है तो आपको उस लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। परिवार ने इस बात का भी दावा किया कि लाख गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ घंटे बजाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने उन पर पत्रकार के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग की और विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता देवास में बीजेपी विधायक के आवास के बाहर पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस के लोग हाथों में कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर लिए नजर आए। कुछ लोग घंटे बजाते हुए कैलाश विजयवर्गीय का विरोध करते दिखाई दिए। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस के लोगों को सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद कुछ लोग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। कांग्रेस ने विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग की और उनके खिलाफ इंदौर में भी प्रदर्शन का ऐलान किया। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर के शहर किला क्षेत्र में पानी की टंकी में गंदगी मिलने से हंगामा खड़ा हो गया। पानी की वो टंकी बेहद जर्जर हालत में मिली और छत टूटी होने की वजह से उसमें गंदगी और मलबे का अंबार लगा था और उस पानी की टंकी की सफाई को लेकर भी सवाल खड़े हुए। वहां सफाई की जो तारीख लिखी मिली उसके मुताबिक टंकी की सफाई 17 अगस्त 2014 को हुई थी। साफ सफाई नहीं होने की वजह से टंकी पूरी तरह से जर्जर हो गई। टंकी जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। इसकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि ये कभी भी जो है धराशायी हो सकती है और कभी भी यहाँ पर जो है एक बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने मंदसौर नगर पालिका पर पानी की टंकी की तरफ ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर मंदसौर में सियासी बहस भी शुरू हो गई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए। मंदसौर नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष ने उस टंकी में कई पक्षियों के अवशेष होने का दावा किया। उन्होंने नगर पालिका पर लोगों के घरों तक गंदे पानी की सप्लाई करने का आरोप लगा दिया। 10 वार्डों की मैं बात कर सकती हूँ कि उन 10 वार्डों की पाइपलाइन सप्लाई में आए दिन उसमें कभी कबूतर निकलता है, कभी तगारी निकलती है, कभी पत्थर निकलते हैं, कभी मरे हुए जानवरों के अवशेष निकलते हैं। नगर पालिका ने आरोपों को निराधार बताया और लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचाने का दावा किया। तो उसकी हम सफाई करवा रहे हैं और वहाँ से अभी सप्लाई नहीं हो रहा, अभी डायरेक्ट हम पंप से सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से सप्लाई बंद कर दी।
बताया गया कि इस साल मई महीने तक वहां नई टंकी बनाई जाएगी और जब तक नई टंकी नहीं बनती तब तक पंप लगाकर पानी की सप्लाई की जाएगी। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई मुलाकात के बाद अटकलें लगने लगीं कि यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कुछ नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलाबी मीनाकारी से बना श्री राम मंदिर का एक मॉडल भेंट किया। ये मॉडल वाराणसी में करीब 2 किलो सोने और चांदी से 108 दिन में तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मौजूद सोमनाथ मंदिर के विनाश और पुनर्निर्माण की कहानी पर एक ब्लॉग पोस्ट किया। ये ब्लॉग उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर लिखा, जिसे उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई। हरियाणा के रोहतक जिले में मौजूद सुनारिया जेल में राम रहीम 20 साल की सजा काट रहे हैं। अगस्त 2017 में रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आए। उधर पंजाब के अमृतसर में एक शादी समारोह में पहुंचे आम आदमी पार्टी के एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेखौफ बदमाशों ने उन्हें उस वक्त गोली मारी जब वो खाना खा रहे थे। उसी समय वो 2 हमलावर आए। उनमें एक ने पीछे से सरपंच के सिर में गोली मार दी। फायरिंग बेहद करीब से की गई और गोली लगते ही जरमल सिंह नाम के वो सरपंच मुंह के बल खाने की टेबल पर गिर गए। शादी समारोह में मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दोनों बदमाश वहां से भाग निकले। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना अमृतसर में मैरीगोल्ड रिजॉर्ट नाम के मैरिज हॉल में हुई। वहां आम आदमी पार्टी के नेता और सरपंच जरमल सिंह को सरेआम गोली मार दी गई और उसके बाद उन्हें घायल हालत में फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जरमल सिंह अमृतसर के पड़ोसी जिले तरन तारण के वल्टोहा गांव के सरपंच थे और वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए अमृतसर पहुंचे थे, लेकिन बदमाशों ने उन्हें सबके सामने गोली मार दी। दिल दहला देने वाली इस वारदात की जिम्मेदारी डोनी बल और प्रभ दसवाल नाम के गैंगस्टरों ने ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दावा किया कि वो पहले भी सरपंच जरमल सिंह की हत्या की कोशिश कर चुके थे। हालांकि 2 बार वो गोलीबारी में बच गए थे, लेकिन तीसरी बार बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया और उनकी जान ले ली। इस हत्याकांड को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इधर गुजरात में अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सनसनी मच गई। गुजरात की अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग को धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। कोर्ट की कार्यवाही को भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया। हालांकि तलाशी अभियान में कोर्ट परिसर में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक व्यक्ति और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि महिला ने अपने पति को फांसी के फंदे से लटकता देखा और कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने दोनों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया और मामले में जांच शुरू कर दी। राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता में जमीन अधिग्रहण विवाद को लेकर किसानों को महापंचायत करने की अनुमति मिल गई। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर और बसों से मेड़ता आने के लिए निकल पड़े। इस दौरान किसानों पर लोगों ने फूलों की बारिश की। भारी उतार चढ़ाव के बीच शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 322 अंक गिरा तो निफ्टी भी लुढ़ककर 26,250 पर आ गया। इस वजह से निवेशकों के करीब 48,000 करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी और टेलीकॉम इंडेक्स में रही, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी इंडेक्स में तेजी देखी गई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी। उन्होंने बढ़ती महंगाई के खिलाफ ईरान के अलग अलग शहरों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को एक बार फिर सही ठहराया और इसी को मुद्दा बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी कि अगर ईरान की सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि अगर ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ेगा।
इसे ईरान के लिए बहुत बड़ी धमकी माना गया और आशंका जताई गई कि वेनेजुएला के बाद ईरान अमेरिका का अगला निशाना हो सकता है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते भी वहां हो रहे प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई थी, क्योंकि खबर सामने आई थी कि ईरान के कुछ शहरों में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चलाई गई। बाद में ट्रंप इन प्रदर्शनों के समर्थन में खड़े नजर आए, लेकिन इस बार उन्होंने इस मुद्दे पर ईरान को खुलकर धमकी दे दी। उनकी ये चेतावनी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के उस बयान के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान अपने दुश्मन के सामने झुकेगा नहीं। इससे पहले ईरान ने वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताया। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मदुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की भी मांग की। और इस बीच अमेरिका के सहयोगी देश इजरायल ने भी ईरान को चेतावनी दे दी कि वो वेनेजुएला की घटना के बाद अलर्ट रहे। इस धमकी को कुछ रोज पहले अमेरिका में बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात से भी जोड़कर देखा गया, क्योंकि माना जा रहा है कि उस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने ईरान पर नए सिरे से हमले की रणनीति बनाई थी। जानकारों के मुताबिक वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के साथ युद्ध की संभावना बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका में मौजूद ईरानी मूल के नागरिकों के संगठन NIAC ने भी आशंका जताई कि वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई के बाद ईरान पर युद्ध के बादल मंडराने लग गए। माना जा रहा है ऐसे में ईरान परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए और तेजी से काम कर सकता है, ताकि वो अमेरिका और इजरायल से मिल रही चुनौतियों का सामना कर सके। और ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स के मुताबिक ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और ट्रंप की धमकियों को देखते हुए वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अपना देश छोड़कर भाग सकते हैं। दावा किया गया कि इसके लिए खामनेई ने प्लान बी तैयार कर रखा है। ब्रिटेन के अखबार के इस दावे ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अखबार के मुताबिक अगर ईरान में विरोध प्रदर्शनों की आग बेकाबू हो गई और वहां की सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए हालात को संभालना मुश्किल हो गया, तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई परिवार समेत ईरान छोड़ सकते हैं। दावा है कि ट्रंप की धमकियों को देखते हुए उनके लिए सबसे महफूज जगह रूस की राजधानी मॉस्को हो सकती है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि खामनेई सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की तरह अपने देश में विद्रोह होने पर मॉस्को की शरण में जा सकते हैं। और वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात भी दोहरा दी। ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है। इसके अलावा उन्होंने कोलंबिया को सैन्य कार्रवाई की धमकी देने के साथ क्यूबा की सरकार को भी चेतावनी दे दी। और डोनाल्ड ट्रंप के इस आक्रामक रुख की वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप ने अपने एयरफोर्स 1 विमान में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर यह दोहराया कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है। अपने बयान में उन्होंने ग्रीनलैंड में रूस और चीन के जहाजों की मौजूदगी पर चिंता भी जताई। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक को दिए एक इंटरव्यू में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाला बयान दिया था। उस दौरान उन्होंने यह दावा किया था कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड की सुरक्षा में हुई चूक की वजह से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भड़क गए। उन्होंने ट्रंप के बयान का विरोध करते हुए इसे ग्रीनलैंड के लोगों का अपमान बताया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले बयान को गलत बताया। उन्होंने ट्रंप से अपील की कि वो इस तरह की धमकियां देना बंद करें। ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ही देश अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि वेनेजुएला की घटना के बाद ग्रीनलैंड पर दिए ट्रंप के बयान से नेटो सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ सकता है। और माना जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से नहीं बल्कि कई दूसरी वजहों से भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ग्रीनलैंड में तेल, गैस और दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार मौजूद हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर इस वक्त चीन का कंट्रोल है और माना जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद है, जो अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम है। वहां अमेरिका का एयरबेस पहले से मौजूद है, जहां से वो रूसी और चीनी गतिविधियों पर नजर रखता है।
लेकिन दावा यह किया गया कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसी वजह से अमेरिका उस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ग्रीनलैंड को ही धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया और कैरिबियाई देश क्यूबा को भी आड़े हाथ लिया। इसी वजह से क्यूबा और कोलंबिया पर भी अमेरिका के सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई जाने लगी। फ्लोरिडा से वॉशिंगटन डीसी लौटते वक्त ट्रंप ने दावा किया कि कोलंबिया एक बीमार देश है, उसे एक बीमार आदमी चला रहा। ट्रंप ने आरोप लगाया कोलंबिया में बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनाए जाते हैं और फिर उन ड्रग्स को अमेरिका में बेचा जाता है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बयान दिया कि अगर कोलंबिया में हालात नहीं बदले तो अमेरिका वहां सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकता है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कैरिबियाई देश क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार को भी चेताया। उन्होंने दावा किया कि क्यूबा की सरकार मुसीबतों से घिरी है और क्यूबा की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। ट्रंप के मुताबिक क्यूबा की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी है, वहां वेनेजुएला की तरह सैन्य ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela. क्यूबा और अमेरिका के बीच सबसे कम दूरी 145 किलोमीटर है, जो क्यूबा के पश्चिमी छोर से और फ्लोरिडा के दक्षिणी छोर के बीच है। और तो और ट्रंप ने अपने पड़ोसी देश मेक्सिको पर भी ड्रग्स तस्करी करने और अवैध प्रवासियों को भेजने का आरोप लगाया। दावा किया गया कि ट्रंप ने मेक्सिको को भी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जबरन अमेरिका लाए जाने के बाद वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और उन्होंने वेनेजुएला में की गई अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया। कुछ लोग तो पोस्टर बैनर लेकर व्हाइट हाउस के सामने पहुंच गए और वहां नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में चलाए गए अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन की निंदा की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उनकी सेना ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर धावा बोलकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। यही नहीं, अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को जबरदस्ती पकड़ लिया था और उन्हें गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया। अमेरिका का आरोप है कि राष्ट्रपति की गद्दी पर रहते हुए निकोलस मदुरो ने ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा दिया। दावा है कि उनके इशारे पर रोजाना ड्रग्स की खेप वेनेजुएला से अमेरिका के अलग अलग शहरों में पहुंचाई जा रही थी। इसीलिए अमेरिका ने पूरी योजना के साथ वेनेजुएला के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन अमेरिकी फौज की इस कार्रवाई का विरोध उसके अपने ही देश में शुरू हो गया। It's cowardly, and it's disrespectful, and it's dangerous. व्हाइट हाउस के बाहर जमा लोगों ने निकोलस मदुरो को जबरन अमेरिका लाए जाने के कदम को खतरनाक बताया। उन्होंने वेनेजुएला में की गई अमेरिकी बमबारी का भी जमकर विरोध किया। Kidnapping of Maduro and the bombing and U.S. takeover of Venezuela is illegitimate. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अमेरिकी एक्शन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया, क्योंकि ट्रंप के इशारे पर उनकी सेना ने न सिर्फ वेनेजुएला में घुसकर बारूद बरसाया, बल्कि वहां के राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वेनेजुएला ने कैरिबियन सागर में अमेरिकी सैन्य तैनाती का कई बार विरोध किया था, लेकिन अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ था। उसने वेनेजुएला के नजदीक सेना भेजने के फैसले को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ उठाया गया कदम बताया था और समंदर के रास्ते ड्रग्स की तस्करी करने वाली कई नावों पर हमले के भी दावे किए थे। बाद में अमेरिका ने उन नावों का संबंध वेनेजुएला के राष्ट्रपति से होने के आरोप लगा दिए थे। हालांकि निकोलस मदुरो ने अमेरिका के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया था, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका ने 3 जनवरी की रात अचानक वेनेजुएला पर ऐसा हवाई हमला किया कि उसे संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के करीब 150 लड़ाकू विमान इस ऑपरेशन में शामिल हुए। उन्होंने वेनेजुएला की राजधानी कैराकस समेत देश के 7 सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी थी। दावा है अमेरिकी फौज ने सबसे पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद किए, ताकि वेनेजुएला की फौज अमेरिका के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को अपना शिकार न बना पाए। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला की सैन्य ताकत को महज आधे घंटे के अंदर तहस नहस कर दिया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के घर में घुसकर उन्हें पकड़ लिया। अमेरिकी सैनिकों ने अपना हेलीकॉप्टर राजधानी कैराकस में मौजूद मदुरो के आवास की छत पर उतारा। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिक जब निकोलस मदुरो के घर में दाखिल हुए
तब वो पत्नी के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। दावा है कि अचानक अमेरिका के सैनिकों को देख उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। मतलब पूरा ऑपरेशन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चला गया और वेनेजुएला में किसी को भनक लगने से पहले ही अमेरिकी सेना अपने ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी थी। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में मादुरो और उनकी पत्नी को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें समुद्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ले जाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक उस युद्धपोत में बैठाकर उन्हें क्यूबा के नजदीक अमेरिका के एक सैन्य अड्डे तक पहुंचाया गया। इसके बाद अमेरिका के एक विशेष विमान में उन दोनों को न्यूयॉर्क तक लाया गया। जब निकोलस मदुरो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरे थे तो उनके हाथों में हथकड़ी नजर आई और आसपास अमेरिकी सैनिकों का घेरा था। देखकर ऐसा लगा जैसे किसी बड़े गैंगस्टर को पकड़ लेकर जाया जा रहा। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद निकोलस मदुरो को सड़क के रास्ते जेल तक पहुंचाया गया था और इस दौरान न्यूयॉर्क की सड़कों पर हलचल मच गई थी। अमेरिका के सैनिक बेहद सख्त सुरक्षा में निकोलस मदुरो को लेकर रवाना हुए थे। तिरसठ साल के निकोलस मदुरो करीब 13 साल तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे, लेकिन अमेरिका ने कुछ ही घंटों के मिलिट्री ऑपरेशन में न सिर्फ उनकी राष्ट्रपति की कुर्सी छीन ली, बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे भी डाल दिया। ट्रंप ने बताया कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका में ड्रग्स तस्करी का गिरोह चलाने के आरोप में मुकदमा चलेगा। और इस सबके बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना ने जबरदस्त तैयारी की थी। दावा किया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पिछले कई महीनों से इस काम में जुटी थी ताकि निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी में कोई अड़चन ना आए। दावा किया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक सीक्रेट टीम अपनी पहचान बदलकर कई महीनों पहले ही वेनेजुएला में दाखिल हो गई थी और इस टीम में CIA के कई अनुभवी जासूस शामिल थे ताकि यह मिशन हर हाल में पूरा हो सके। उनका मिशन था मादुरो की हर हरकत पर नजर रखना, उनसे जुड़ी जानकारियां जुटाना, जैसे वो कहां जाते हैं, किन से मिलते हैं। दावा किया गया कि इस काम में अमेरिका का एक जासूस मादुरो की टीम में भी मौजूद था जिसने कई अहम जानकारियां दी थी। और ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि इस मिशन के लिए रेडार को चकमा देने वाले ड्रोन उड़ाए गए थे ताकि वो बिना पकड़ में आए वीडियो और फोटो भेज सकें। और दावा किया गया ये मिशन इसलिए भी बेहद खतरनाक था क्योंकि अमेरिका के जासूसों को वहां किसी से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वेनेजुएला में साल 2019 से ही अमेरिकी दूतावास बंद है। ऊपर से अमेरिका ने वेनेजुएला को नार्को टेररिस्ट देश घोषित कर रखा है। मतलब अमेरिका मानता है वो ड्रग्स कारोबार का अड्डा है और आतंकवाद फैलाता है। इस वजह से दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनाव भरे थे। दावा किया गया कि इन चुनौतियों को देखते हुए ही ट्रंप ने इस मिशन की जिम्मेदारी अमेरिका की सबसे खतरनाक और स्पेशल मानी जाने वाली डेल्टा फोर्स को दी थी। इस फोर्स को सबसे ज्यादा जोखिम वाले मिशन को पूरा करने का जिम्मा सौंपा जाता है और इस फोर्स ने ट्रंप के मिशन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दावा किया गया डेल्टा फोर्स ने कई दिन तक सैन्य कार्रवाई की तैयारी की थी और ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इसके लिए अमेरिका के केंटकी शहर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के आवास की तरह एक इमारत का मॉडल बनाया गया था ताकि सैन्य कार्रवाई के लिए जवान अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। बताया गया उसी इमारत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए दिन रात प्रैक्टिस की जाती थी। मिशन से जुड़े कमांडो दरवाजे तोड़ने और अंदर दाखिल होने से लेकर मादुरो को गिरफ्तार करने का अभ्यास करते थे और साथ ही किसी भी संभावित खतरे से निपटने की भी तैयारी करते थे। अमेरिका ने वेनेजुएला में अपनी सैन्य कार्रवाई से पहले उसके आसपास के इलाकों में लड़ाकू विमानों, वॉरशिप, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की तैनाती भी बढ़ा दी थी। सवाल की एक बात यह कि जो लोगों को समझ में नहीं आ रही वो बात यह है कि आखिर अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को उनके घर से उठाकर बंदी कैसे बना लिया? उनके बॉडीगार्ड नहीं थे क्या? अमेरिका के किसी सैनिक को कोई नुकसान ही नहीं हुआ और वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ऐसे उठाकर ले गए। कैसे ले गए? तो बताते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की सिक्योरिटी बहुत मजबूत थी, मल्टी लेयर सिक्योरिटी थी, प्याज के छिलकों की तरह परतें होती हैं जैसे। सबसे अंदर की रिंग में पर्सनल बॉडीगार्ड थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे और हाल के महीनों में मदुरो को अमेरिका के समर्थन से उनका तख्ता पलट किए जाने की भी आशंका थी। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में क्यूबा के सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ा दी थी।
क्यूबा के बॉडीगार्ड और इंटेलिजेंस अफसर उनके सबसे करीब रहते थे, क्योंकि मादुरो को आगाह किया गया था कि वेनेजुएला के सैनिकों को अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लुभा सकती हैं। तो उन्होंने क्यूबा की सरकार से संपर्क किया था बॉडीगार्ड देने के लिए। क्यूबा वहीं पास में ही कैरिबियाई सागर में ऐसा देश है जिसका काफी टाइम से अमेरिका से 36 का आंकड़ा है। तो क्यूबा से ये बॉडीगार्ड आए और क्यूबा के ये गार्ड कोई फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रखते थे अपने साथ, ताकि इनकी लोकेशन ट्रैक न की जा सके। वो मादुरो के साथ रहते थे, घर में बाहर घूमते समय हर वक्त। अमेरिकी अधिकारियों ने भी बताया कि मादुरो को गार्ड करने वाले ज्यादातर कमांडो क्यूबा के थे, वेनेजुएला के नहीं थे। और इसके बाहर का घेरा था प्रेसिडेंशियल ऑनर गार्ड का। यह एक बड़ी यूनिट थी, सेना की एक ब्रिगेड की साइज की यूनिट, जिसमें करीब 2000 चुने हुए सैनिक थे, तीनों सेनाओं से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। यानी मादुरो के पास मजबूत बॉडीगार्ड थे जो उन्हें हर वक्त घेरे रहते थे। उनका घर कैराकास के फोर्ट ट्यूना में था, जो एक मजबूत किले जैसा है। बताया जाता है उसमें कई कमरे ऐसे हैं जिनके स्टील के दरवाजे हैं, कई सुरक्षित कमरे हैं, भारी हथियार वहां पर थे। यानी कोई भी हमला आसान नहीं था। लेकिन अमेरिकियों ने फिर इसे कैसे आसान बना दिया? तो बताया जा रहा है कि यह किया गया महीनों से चल रही प्लानिंग से। ये कोई जल्दबाजी में बना हुआ प्लान नहीं था। पता चल रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने महीनों पहले से मादुरो की हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। CIA के जासूस वहां छिपे हुए थे। बताया जा रहा है एक जासूस तो वेनेजुएला सरकार के अंदर ही था, मादुरो की टीम में था, यानी मादुरो के बहुत करीब था। वो कौन था ये तो जाहिर सी बात है नहीं बताया गया, लेकिन वो अमेरिकी खुफिया तंत्र को बताता था कि मादुरो कहां सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। यहां तक कि उनके पालतू जानवरों की भी जानकारी वो लगातार दे रहा था। अमेरिका के ड्रोन पूरे इलाके की हर कोने की फोटो ले रहे थे। उस आधार पर अमेरिका में मादुरो के घर का पूरा नकली मॉडल बनाया गया। हर कमरा, हर दरवाजा एकदम वैसा ही। अमेरिका की डेल्टा फोर्स के सैनिकों ने उस पर बार बार अभ्यास किया, कैसे घुसना है, कैसे लड़ना है, कैसे पकड़ना है। स्टील के दरवाजों की जानकारी उनके लिए चुनौती थी, तो उन्होंने ब्लो टॉर्च भी तैयार रखी थी। ब्लो टॉर्च मतलब जैसे गैस कटर होते हैं स्टील को काटने के लिए, भूकंप के टाइम में मलबे को काटने के लिए जो इस्तेमाल होती है ना ब्लो टॉर्च, उस तरह की ब्लो टॉर्च, ताकि स्टील के दरवाजे काट सकें। ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। बताते हैं दिसंबर की शुरुआत में ही ट्रंप ने इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिर दिसंबर के अंत में एक फॉल्स स्टार्ट भी हुआ, यानी अभियान कैंसिल कर दिया गया शुरू करने के बाद, क्योंकि शायद मौसम खराब था। तो इंतजार किया गया। आखिरकार 2 जनवरी की रात को, 2 जनवरी का दिन और फिर 3 की रात, ट्रंप ने ऑर्डर दिया अमेरिकी समय से रात के 10:46 पर। ट्रंप मारा-लागो में थे। मारा-लागो वो फ्लोरिडा में ट्रंप का प्राइवेट रिजॉर्ट है, यानी वो व्हाइट हाउस में नहीं थे। दुनिया की नजर में वो एक तरह से नए साल की छुट्टी पर थे मारा-लागो में। लेकिन वहीं से उन्होंने इस ऑपरेशन का ऑर्डर दिया। वो लाइव स्क्रीन पर सब देख रहे थे। CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ उनके साथ थे, विदेश मंत्री मार्को रूबियो उनके साथ थे, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी वहीं थे, अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन भी उनके साथ थे। आधी रात हो गई, यानी 3 जनवरी की सुबह। कैराकस में लोकल टाइम था रात के 2 बजे का। अमेरिका ने पहले शहर की बिजली काट दी। यह अमेरिका ने कैसे किया यह तो बताया नहीं गया, लेकिन जाहिर है कि यह प्लान का हिस्सा था। शहर की बिजली ही काट दी और इसकी अमेरिका ने तैयारी की हुई थी। अंधेरा छा गया, इंटरनेट वगैरह सब ठप हो गया और फिर धमाके शुरू हो गए। 150 से ज्यादा अमेरिकी विमानों ने पूरी प्लानिंग से एक साथ धावा बोल दिया। वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर हैं वो उन्होंने पहले ही जान लिया था अपनी महीनों की जासूसी से। सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। फोर्ट ट्यूना, कैराकास का ला कार्लोता एयरबेस, पोर्ट ला गुएरा, कम्युनिकेशन टावर, वहां पर सब पर बम गिरा दिए। मादुरो के बॉडीगार्ड, कमांडो और सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। सब जगह अंधेरा था, बम गिर रहे थे। कई बॉडीगार्ड और सैनिक इस अफरा तफरी में मारे गए। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री पद्रिनो ने बताया कि इसमें मादुरो के सुरक्षा घेरे का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया इस अंधेरे में। यह डेल्टा फोर्स के लिए कवर फायर था। इसके बाद डेल्टा फोर्स, इसी कवर में डेल्टा फोर्स आई। अमेरिका बताता है यह दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है कमांडो की। खैर, वो हेलीकॉप्टर से सीधा मादुरो के आवास की छत पर उतरे और कंपाउंड में घुस गए। कई बॉडीगार्ड ने गोलियां चलाई मादुरो के। एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी हिट लगी, लेकिन वो चलता रहा। लेकिन डेल्टा फोर्स ने अपनी
स्पीड से सबको हैरान कर दिया। वो तेजी से अंदर घुसे, उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी। मादुरो और उनकी पत्नी स्टील के दरवाजों वाले कमरे की तरफ लपके, लेकिन डेल्टा फोर्स के कमांडो उनके सामने आ गए। स्टील के दरवाजे सामने थे, इधर से कमांडो आ रहे थे, ब्लो टॉर्च तैयार थी। बताया जा रहा है मादुरो ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कमांडो ने वहीं दरवाजा अड़ा दिया, दरवाजा बंद ही नहीं हो पाया। ब्लो टॉर्च की जरूरत ही नहीं पड़ी, मादुरो और उनकी पत्नी दरवाजा बंद ही नहीं कर पाए। सैनिकों ने पहले ही अंदर घुसकर उन्हें पकड़ लिया। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में खत्म हो गया। और सुबह 4:20 तक सैनिक मादुरो और उनकी पत्नी को अंधेरे में हेलीकॉप्टर से लेकर निकल गए। यानी सारा खेल इंटेलिजेंस का था, जासूसों से हर राज पता था, उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं था। उन्होंने महीनों तक इसकी रिहर्सल कर रखी थी, नकली घर में अभ्यास कर चुके थे, उन्हें हर कदम पता था, मकान का चप्पा चप्पा पता था। वो अंधेरे में भी नाइट गॉगल से सब देख रहे थे और लाइव वहां पर स्क्रीन पर ट्रंप देख रहे थे। अंधेरा था, बिजली काट रखी थी, मौसम साफ था। 150 विमानों की बड़ी ताकत के लिए मादुरो के बॉडीगार्ड तैयार नहीं थे, इतने बड़े हमले के लिए वो तैयार नहीं थे। मादुरो की सिक्योरिटी इतनी मजबूत थी कि सालों तक कोई हमला कामयाब नहीं हुआ था। 2018 में एक ड्रोन अटैक किया गया था, वो भी फेल हो गया था, लेकिन इस बार अमेरिकी ऑपरेशन में सरप्राइज, 150 विमानों की एयर स्ट्राइक और महीनों की प्लानिंग ने मादुरो का चक्रव्यूह तोड़ दिया। 100 बात की एक बात। इधर बांग्लादेश ने आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के सभी प्रसारण पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए। यह फैसला आईपीएल की केकेआर टीम से बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर किए जाने के बाद लिया गया। बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के प्रसारण को रोकने के फैसले को खिलाड़ियों के सम्मान से जुड़ा बताया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की यूथ वनडे सीरीज में कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने दमदार प्रदर्शन किया। दूसरे मैच में वैभव ने साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम के खिलाफ 19 बॉल पर 50 रन बना दिए। मैच में उन्होंने 24 बॉल में 68 रन की पारी खेली। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की कमान श्रेयस अय्यर संभालते नजर आएंगे। मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर को चोट लगने की वजह से उनके टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद अय्यर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 महीने बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए वनडे सीरीज में चोट लग गई थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज टेस्ट सीरीज के 5वें मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 41वां शतक जमाया। रूट ने 242 गेंदों पर 160 रन की बेहतरीन पारी खेली। एशेज सीरीज में उनका ये दूसरा शतक रहा। चुनाव आयोग ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ के वोटर लिस्ट रिवीजन फॉर्म में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद उन्हें नोटिस भेज दिया। मोहम्मद शमी कोलकाता में रासबिहारी विधानसभा सीट के वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपने पैतृक गांव में वोटिंग की थी। उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको के इस्तबलापा में एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद उस पर सवार व्यक्ति को कई किलोमीटर दूर तक घसीट दिया। बताया गया कि टक्कर लगने के बाद बाइक सवार और कार चला रहे व्यक्ति के बीच बहस हो गई थी और उस बहस के बाद कार चला रहे व्यक्ति ने सामने खड़े बाइक सवार को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। हैरानी की बात यह रही कि वो इसके बाद भी नहीं रुका, उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। नतीजा यह हुआ कि उसके नीचे बाइक सवार सड़क पर घिसटता चला गया। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा वो दहल गया, लेकिन कार के ड्राइवर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो कई किलोमीटर दूर तक मोटरसाइकिल सवार को इसी तरह घसीट कर ले गया और इस वजह से उनकी जान चली गई। इसके बाद आरोपी ड्राइवर शव को छोड़कर फरार हो गया।